तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक 25 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं, जिनके बारे में डिटेल में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी एनालिसिस की वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सोशल साइंस से हम शुरुआत करने वाले हैं। प्रश्न पूछा गया था, सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? 1960, 1983, 1952 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये ऑप्शन हमने अपने मन से दिए हैं ना, ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन लोग ऑप्शन भेज दे। तो ये हम आपको केवल ये बताने के लिए कि इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, ये ऑप्शन हमने अपने मन से दिए हैं। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1983 में जो है सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। अब ये किससे संबंधित था, आइए वो देख लेते हैं। तो सरकारीय आयोग का गठन 9 जून 1983 को किया गया था। अब इस आयोग से जुड़े मुख्य बिंदु देख लीजिए। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों और शक्तियों के संतुलन की समीक्षा करने के लिए इसका जो है स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे, यानी न्यायमूर्ति RS सरकारिया, जिसे हम रणजीत सिंह सरकारिया कहते हैं, ये इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर सरकारीय आयोग नाम रखा गया। अन्य सदस्य कौन था? बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन इसके अन्य सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 247 सिफारिशें की गई थी। देखो, अब जो एग्जाम में प्रश्न आ रहा है ना, वो मैचिंग वाला प्रश्न आ रहा है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 से 4 आर्टिकल पूछ लेंगे और मैचिंग करवा लेंगे। अब अगर आपको इन आर्टिकल के बारे में डिटेल में पता होगा तभी आप सही आंसर लगा सकते हैं ना। इसीलिए आपसे कहते हैं कि पूरा एनालिसिस देखा कीजिए और जो डिटेल जानकारी देते हैं उनको भी आप अच्छे से देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी सुपर सिलेक्शन नोट्स अपने जो अस्पताल सहायक वाले हैं वहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं जो लोग हमारे पास में क्वेश्चंस भेज रहे हैं, है ना। तो अगर आपका आगे किसी भी दिन एग्जाम है, यानी 2 दिन का भी टाइम अगर आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो अभी भी आप कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के एग्जाम देने जाइए। अच्छे से पढ़ करके आप आराम से जितना स्कोर अभी आपका आ रहा होगा, कम से कम 15 से 20 नंबर इंक्रीज करके आएंगे। ठीक है ना। अब ये नोट्स क्या है, कैसे मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये नोट्स मात्र 149 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना, डायरेक्ट आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा? तो 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे। इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट से मैथ के क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे हैं, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है लगभग 2000 के आसपास हम टॉपिक वाइज MCQ करवा चुके हैं। वो सारे MCQ आपको विद डिटेल सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। जैसे आज हमने पॉलिटी वाले कराए हैं, वो आपका आर्टिकल कराया आज सुबह, वो आर्टिकल की PDF भी हम ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा, तो प्राप्त कैसे करेंगे सर, ये भी बता दो। तो इसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं है। QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे देंगे, जिस पर क्लिक करके आप कंप्लीट नोट्स, मतलब कंप्लीट ग्रुप में जो है शामिल हो जाएंगे और आगे के सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, जो भी नए नोट्स होंगे, एग्जाम एनालिसिस PDF, वो सब आपको मिलेगी। इसके अलावा आप सबको पता है पैटर्न चेंज हो चुका है। मध्य प्रदेश में अब सामान्य अर्हता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसके आधार पर आप MP पुलिस, MP SI कांस्टेबल, पटवारी सहित सभी एग्जाम्स में आप इसी अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर अप्लाई कर सकेंगे और सिलेक्शन ले सकेंगे। तो अभी मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के नोट्स आपको उपलब्ध हैं। सभी सब्जेक्ट के MPG के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, DI, करंट अफेयर, GK GS, कंप्यूटर, इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। तो जो लोग अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं मध्य प्रदेश अर्हता परीक्षा की, जिसमें आप MP पुलिस, MP SI इनके एग्जाम देंगे, तो वो मात्र 199 रुपए में इसी पर पेमेंट करके 199 रुपए में ये कंप्लीट नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको नोट्स के बारे में दिखा देते हैं। सबसे पहले थोड़ा आपको एक विश्वास हो जाना चाहिए कि हाँ सर क्वेश्चंस तो आए हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो आज के स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, देखिए ये हैं, ये एक भाई हैं, इन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी सारे भेजे हैं। इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस आए थे, स्टोरी आई थी फॉर आइस वाली, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आकर देखिए सरकारी आयोग छप गया सर 1983 वाला, ये हमने अपने नोट्स में कराया था। इसके अलावा पुंछी आयोग 2007 भी छप गया सर, ये भी हमने नोट्स में कराया था। इन्होंने सारे नोट्स हमारे कंप्लीट लिए थे, वो बता रहे हैं, ठीक है। 100 पैसों वाली जो आपने स्टोरी बताई थी, उससे 2 क्वेश्चन फंस गए, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 50 क्वेश्चन करवाए थे, उन्हीं में से 2 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए हैं, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहे हैं अपने PDF में से, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका क्या कहना है। बाकी आपके से अगर किसी ने शुरू से पढ़ा होगा तो आराम से 75 प्लस मारेगा। मैं थोड़ा बाद में जुड़ा हूँ, मेरे अभी ठीक ठाक स्कोर है, 76 राइट है, 24 रॉन्ग है, 70 नंबर जो है इनके बन रहे हैं।
ठीक है। बाकी इन्होंने और भी क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। तो ये आप खुद देख सकते हैं क्या रिव्यू दिया है लोगों ने, क्या बताया कि हाँ जो आपकी पीडीएफ है, देखो 500 क्वेश्चन वाली पीडीएफ से 12 से 13 क्वेश्चन आए थे भाई। साइंस के कुल मिलाकर के 20 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। 500 प्रश्न की पीडीएफ दी है, अगर 12 से 13 लगभग मान के चलिए 70 से 75% साइंस के प्रश्न अपने 500 प्रश्न वाली पीडीएफ में से फंस गया है। मुश्किल से आपको 30 मिनट लगेंगे उस पीडीएफ को पढ़ने में, वन लाइनर है, ठीक है। 30 मिनट में आप वो पीडीएफ पढ़ लेंगे। 12 से 13 नंबर अगर मिल रहे हैं मेरे भाई, तो ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब इतने क्वेश्चन आप फंसा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये और भी लोगों ने क्वेश्चंस भेजे वो आप देख सकते हैं। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप ये कंप्लीट नोट्स मांग करके तैयारी में लग जाइए अगर आपका आगे एग्जाम है, ठीक है। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने एग्जाम एनालिसिस पर। पुंछी आयोग पूछा गया था। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2007 में पुंछी आयोग का गठन हुआ था। अब इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को किया था। इस आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच संबंधों और शक्तियों की समीक्षा करना। आयोग ने अपनी सिफारिश 2010 में सरकार को सौंपी थी। इसका भी काम वही था जो है सरकारी आयोग का काम था। अगला, अनुच्छेद 330 का संबंध किससे? आर्टिकल वाली सुबह वीडियो डाली, पूरी देख करके जाना, सारे आर्टिकल वहीं से फंसेंगे। अनुच्छेद 330 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण से संबंधित है मेरे भाई। आज सुबह ही कराया है, ठीक है। इसके तहत लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या का अनुपात उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या के अनुपात में डिवाइड रहता है, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 332 का संबंध किससे है? तो विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से यह भी संबंधित है, लेकिन इसमें क्या है, टाइमिंग दी जाती है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसके तहत राज्य विधानमंडल में इन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। अब अनुच्छेद 332 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। सीटों का आरक्षण राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी की जनसंख्या के आधार पर सीधा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक अधिकार देता है। यानी सीटों का आरक्षण बताता है इतनी सीटें एससी को मिलेंगी, इतनी सीटें एसटी को मिलेंगी। जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटों का पूरा जो है वर्णन इसमें किया जाता है। तो 330 332 ये दो पूछ लिए, 334 भी आज पूछ लिए, तो लगातार पूछ लिए मेरे भाई, ठीक है। तो आप तो बस विश्वास करके मेहनत करते जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की समय सीमा से संबंधित है। आर्टिकल 334 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 लोकसभा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण और प्रतिनिधित्व की सीमा तय करता है, ठीक है। समय सीमा ये बताता है, बाकी काम वही है। एससी एसटी को कौन कौन सी कितनी सीटें मिलेंगी, 10 वर्षों तक इनका जो है आरक्षण रहेगा, यही सारी बातें बताता है। लेकिन समय सीमा को ये 334 निर्धारित करता है। तो तीनों आर्टिकल एक तरफ से पूछे गए थे मेरे भाई, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। तब इनके बारे में डिटेल में जानकारी होगी तभी तो मैच द फॉलोइंग कर पाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 119 पूछ लिया है, इसका संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय मामलों बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं के संचालन के नियम से संबंधित है। यह संसद को वित्तीय कार्यों और विनियोग विधेयकों को एक समय पर पूरा करने और उसे विशेष कानून बनाने की शक्ति देता है। यह आर्टिकल 119 जो है संसद में वित्तीय मामलों को बनाने की और उनके लिए कानून बनाने की शक्ति किसको देता है? संसद को देता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 118 भी पूछा गया है, आज भर भर के अनुच्छेद पूछे हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 संसद की दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्य संचालन प्रक्रियाओं से और उनके नियमों से संबंधित है। अनुच्छेद 118 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। अपने नियम बनाने की शक्ति, संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कामकाज के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने नियम बना सकता है, ऐसा अनुच्छेद 118 में जो है बताया गया है, ठीक है। तो ये 118 के बारे में जानकारी हो गई। बाकी संयुक्त बैठक की जो है पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। जॉइंट सिटिंग कैसे कैसे क्या होगा, तो यहाँ पर संचार कौन करेगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी है, आप आराम से देख सकते हैं। एक पॉइंट याद रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अच्छे से याद रखना, आगे पूछा जाएगा। अगला, अनुच्छेद 51 से पूछा गया था। अनुच्छेद 51 के अंदर भाईचारे की जो भावना है वो कौन से सब आर्टिकल में दी गई है, ये पूछ लिया था। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाईचारे, समान भ्रातृत्व और सद्भाव की भावना अनुच्छेद 51 ए के ई में दी गई है। किसमें? ए के ई में। यह संविधान यह भाग 4A का प्रमुख मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 के द्वारा। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो गया कि वह धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा और भाईचारे और सद्भाव की भावना पर आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, बीपीएल कार्ड से पूछा गया, बीपीएल कार्ड का क्या उपयोग होता है? तो पहली बात, बीपीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। यह सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करने, उन्हें आवश्यक सामाजिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसके मुख्य उपयोग में सस्ता राशन, आप जानते हो बीपीएल कार्ड क्या होता है? बीपीएल कार्ड का यूज करके जो गरीब लोग होते हैं वो सस्ता राशन प्राप्त कर सकते हैं।
पहले मिट्टी का तेल मिलता था, अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता। किस किसने मिट्टी का तेल लिया बताओ? केरोसिन किस किसने लिया था? बीपीएल कार्ड से, है ना? हमारी भी याद है ना? केरोसिन तो हम भी लेकर के आए थे, अब नहीं मिलता वो। चलो, तो ये आपके जी के जीएस के कुछ प्रश्न हो गए जो एग्जैक्ट हमारे पास में आ गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर। साइंस का और पूछा कि भाई ओम के नियम के अंतर्गत, ओम के नियम के अंतर्गत ग्राफ कैसा बनता है? तो सरल रेखी ग्राफ बनता है। देखिए, ओम के नियम के अंतर्गत विभवांतर और विद्युत धारा के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है या सीधी रेखा यह दर्शाती है जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता जाता है वैसे वैसे विद्युत धारा भी इसके समानुपात में बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर आप विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत धारा भी उसी अनुपात में जो है बढ़ती चली जाएगी। इस ग्राफ में एक्स अक्ष जो है वो विद्युत धारा आई को आई के लिए एक्स अक्ष लिया जाता है और वाई अक्ष जो है विभवांतर भी के लिए लिया जाता है। ये अक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है अक्ष ही आज पूछे हों। ठीक है, अगला, अम्ल और क्षार को बराबर मात्रा में मिलाने पर उत्पाद कैसा बनता है? तो भैया उदासीन बन जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई आपके पेट में एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि पेट में आमाशय में HCl अम्ल होता है। ये HCl अम्ल जब आ जाता है तो हमको एसिडिटी हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से इनो पी लेते हैं, फिर NaOH पी लेते हैं। इनो पी लिया, इनो क्षार है, इनो पेट में पहुंचा, ऑलरेडी अम्ल था, क्षार पहुंचा, अम्ल और क्षार मिलकर के एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देते हैं और पेट में ठंडक सी हो जाती है, यानी उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता रखा था। वही आपसे पूछा कि अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई यहां पर दिया गया, भाई ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये पूरे के पूरे उस पूरे मिश्रण को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। बाकी यही पूरा इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे भाई 2.5 घंटे की लाइव करा रहे हैं। ठीक है ना, यही क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पढ़ाने के लिए मान लीजिए 1.5 घंटा ले रहे हैं, 2 घंटे लोगों के बर्बाद कर रहे हैं। भाई ऐसे लोगों से बच करके रहो जो लाइव वीडियो करा रहे हैं दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन। अरे हम दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मुश्किल से आधे घंटे में करवा दे रहे हैं भाई। सुबह 20 मिनट में करवा दिए थे और इस शिफ्ट में मात्र 15 मिनट में सारे क्वेश्चन करवा देंगे, है ना? पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कहाँ है भैया 1.5-2 घंटा बर्बाद कर रहे हो कहीं जा करके, और वो भी उन क्वेश्चन के लिए जो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी किए जाते हैं। ठीक है ना, अभी देखना 9-10 बजे के आसपास एक महाशय हैं, पूरे हमारे क्वेश्चंस को कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। ठीक है ना, और नोट्स को कॉपी करके अपने चैनल उस पर डाले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर आज भी उन्होंने ऐसे ही किया तो कल हम जो है उनका चेहरा भी आपको दिखा देंगे विद स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, हमारे पास प्रूफ भी पहुंच गया है। एक हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया था कि ये तो शुक्ला सर के क्वेश्चंस हैं, आज सुबह देखे थे, आप क्यों इसको दोबारा करा रहे हो? सेम टू सेम वही क्वेश्चन, बिल्कुल चेप दिया है। भाई नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। तुमने बिल्कुल जो हमने मान लीजिए मेंसुरेशन की स्पेलिंग हमने जानबूझ के गलत लिखी थी, उनने भी गलत लिख दी है पूरा का पूरा। अरे भाई नकल कर रहे हो तो अकल तो लगा लो थोड़ा सा, है ना? तो स्क्रीनशॉट हमारे पास में, कल उसको चेप देंगे हम भी। ठीक है, अगर आज भी ऐसा किया तो। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पतालों में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हमने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। पीओपी क्या काम करता है? जो हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि मान लीजिए कहीं आपका एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो व्हाइट कलर का, देखो आपके मतलब किसी के हाथ पर व्हाइट कलर का ऐसे चढ़ा दिया जाता है ना, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो क्या करता है? हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। देखिए, अस्पतालों में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सबसे मुख्य इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर, यानी 5% बची बैटरी भी क्या करे, दिन भर तो क्लासेज होती रहती हैं। ठीक है ना, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, चलो, हाँ देखो, तो सबसे मुख्य इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। इसे पानी में भिगोकर घायल अंग पर लपेटा जाता है तो कुछ देर में ये सूख करके सख्त हो जाता है और हड्डियों को हिलने से रोकता है, जिससे हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं और कुछ टाइम बाद 1-1.5 महीना बाद वो आपस में एकदम फिक्स हो जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, लोहे की एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराने पर क्या हो जाएगा? तो लोहे और एल्यूमिनियम की सीधी रासायनिक क्रिया नहीं होती है, लेकिन जब एल्यूमिनियम को आयरन ऑक्साइड यानी लोहे में लगी जंग के साथ में मिलाया जाता है तो एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है जिसे थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। तो आज थर्मिट अपक्रिया पूछा गया था। इसमें लास्ट में क्या बनता है? इसमें लास्ट में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला, कौन सा पदार्थ है जो अजैव निम्नीकरणीय है, यानी कि डी बायो मतलब गैर बायोडिग्रेडेबल है? आपको अच्छे समझाया था। गैर बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जो प्रकृति में हमेशा बने रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, और बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कि आलू के छिलका हो गया या फिर आपका कागज हो गया। ये धीरे धीरे जो है 2-4 दिन में देखेंगे कि खत्म हो गए हैं अगर आप फेंक दोगे। लेकिन पॉलीथीन हो गई, कांच के टुकड़े हो गए, इनको अगर आप फेंक दो तो ये सालों साल ऐसे बने रहते हैं, प्रदूषण फैलता रहता है। तो जो चीज़ें खत्म हो जाएं उसको हम डिग्रेडेबल कहते हैं, जो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक प्रदूषण फैलाती रहें उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। आइए देख लेते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय यानी कि गैर बायोडिग्रेडेबल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीव जैसे कि बैक्टीरिया या कवक प्राकृतिक रूप से सड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, धातुएं और डिब्बे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो जाएगा। ठीक है, ये आप आराम से देख लेना। अब देखो
कह रहे हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में किसी जंतु के विलुप्त होने से इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आजकल गिद्ध जो है वो गायब हो रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर गिद्ध गायब हो जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए किसी की भैंस वगैरह मर गई, भगवान ना करे मरे, ठीक है, मान लीजिए मर गई, उसको फेंक दिया, अब उसको खाने के लिए कौन आएगा, मान लीजिए कुत्ते ही खत्म हो जाते हैं तो खाने के लिए कौन आएगा, तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो यही आपका उसमें जो है डिटेल सॉल्यूशन देकर के दिया गया था। किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी जंतु के विलुप्त होने से संपूर्ण खाद्य श्रृंखला और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इससे जीवों के बीच का आपसी तालमेल टूट जाता है और अन्य प्रजातियों के लिए भी संकट हो सकता है। प्रजातियों में संकट कैसे होगा भाई, अब वो सड़ेगी, उसको कोई खाने वाला नहीं रहेगा तो पूरे वायु में प्रदूषण फैलेगा, तो फिर मानवों के लिए समस्या हो जाएगी। अगला, जीनोटाइप, बड़ी मछली छोटी मछली में से तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो बड़ी मछली जो है वो तृतीयक उपभोक्ता होती है। तालाब के पारितंत्र की बात की गई है, यानी कि तालाब के इकोसिस्टम की बात की गई है। तो खाद्य श्रृंखला में बड़ी मछली तृतीयक उपभोक्ता होती है। खाद्य श्रृंखला का क्रम इस प्रकार होता है, क्रम दिया गया था उसमें, ठीक है। देखो, उत्पादक कौन होगा, तो पादप प्लवक जो होते हैं वो उत्पादक होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, तो जो जंतु प्लवक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा, तो छोटी मछलियां द्वितीयक उपभोक्ता होंगी। और सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होगा, तो जो बड़ी मछली होगी वो सर्वोच्च उपभोक्ता होगी। कैसे होगी बताया था ना, यानी कि ये घास हो गई, ये पादप प्लवक हो गए, ठीक है। इनको कौन खा लेगा, इनको जंतु प्लवक खा लेंगे, यानी कि जू प्लांक्टन जो है ये खा लेंगे। उसके बाद में उनको कौन खा लेगा, उनको छोटी मछली खा लेगी और छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेगी। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसके अंदर होती है, वो बड़ी मछली जो है इसमें आ जाएगी। कितनी बची है एक बार देख लें, बैटरी कितनी बची है, 4% बची है। चलो देख लेते हैं। देखिए, दूर से अगर आप किसी वस्तु को देखने का प्रयास कर रहे हैं तो परितारिका और लेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप दूर से किसी वस्तु को देखते हैं तो आंखों की सिलेरी जो मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस पतला हो जाता है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके प्रभाव से परितारिका सिकुड़ जाती है, पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे वस्तु से आने वाला प्रकाश स्पष्ट रूप से रेटिना पर केंद्रित हो पाता है। अच्छा, अगला देखिए, अगले में सही समझा देंगे। अगला है, मानव नेत्र में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस के द्वारा यह प्रकाश नियंत्रित किया जाता है। कैसे, आपको बताया था कि मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, धूप में से अचानक से कमरे में प्रवेश करते हैं तो कुछ देर आपको आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें सामंजस्य बैठाने में आइरिस को, ठीक है। देखिए, तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम आइरिस ही करता है। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है, यहाँ पर दिए गए हैं। इसको आप थोड़ा सा आज पढ़ लेना, बैटरी कम है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि चार्ज ही नहीं कर पाए थे। लगातार आपके लिए जो है एनालिसिस के वीडियो बनाने के चक्कर में, फिर संविधान के बनाने के चक्कर में टाइम लग गया। फैलोपियन ट्यूब का कार्य पूछा गया था। फैलोपियन ट्यूब महिला प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को पकड़ना, उसे शुक्राणु के साथ में निषेचन कराना है और वातावरण प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में जो है संस्थागत में क्या समास होगा ये पूछा गया था। अलंकार का एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न प्रत्यय का। बाल गोविंद भगत से 5 प्रश्न आए थे, पैसेज आ गया था पूरा बाल गोविंद भगत वाला। आपको बहुत अच्छे से बाल गोविंद भगत कबीरदास वाला, जो कबीरदास के बहुत बड़े भक्त थे, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। वो प्रश्न आज पूछ लिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाया था। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा से एक प्रश्न है। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन की शादी के वक्त मन्नू भंडारी की क्या उम्र थी, ये पूछा गया था। 2 प्रश्न लोकोक्ति से औपचारिक अनौपचारिक पत्र पूछे गए हैं। हमने बताया था जिसके लिए आपको औपचारिक अर्थ होता है फॉर्मेलिटीज, यानी कि अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वो औपचारिक पत्र हो जाएगा, अपने भाई मित्र बंधु को लिख रहे हैं तो अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। बाकी एक समाज से और गद्यांश पद्यांश से 5 प्रश्न आए थे, वो बाल गोविंद भगत वाला ही आया था, ठीक है। चलो गणित को देख लेते हैं भैया। ये प्रश्न एज इट इज अपने उससे प्रैक्टिस सेट से फंसा है। ये 7 या 8 प्रैक्टिस सेट में ये एज इट इज यही प्रश्न कराया था। हमने आपको 10 इसमें बोला गया था कि 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 89 डिग्री तक क्या होगा। हमने आपको बताया था बीच में 10 45 आ जाता है और 10 45 का मान 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा 1 होगा। बहुत अच्छे समझाया था, सेम टू सेम वही प्रश्न फंसा है प्रैक्टिस सेट से। तो फिर से कह रहे हैं सारे प्रैक्टिस सेट 10 के 10 प्रैक्टिस सेट लगा के जाना। द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न है, इसकी ट्रिक वाली वीडियो करा रखी है। अभी भाई ने खुद ही बताया था कि 2 प्रश्न ट्रिक वाली वीडियो और पीडीएफ से ही फंस गए थे, एज इट इज वैसे वैसे। बाकी एक कौन सी आया है, गोला से, एपी से 2, माध्यिका से 1, साइन का मान 3/4 दे रखा था। ट्रिपलेट आपको पढ़ा रखी है, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। जब ट्रिपलेट आपको पता चल गई तो आप आराम से जो है किसी भी प्रश्न का आंसर वो पूछ ले, आप बता सकते हैं। ट्राइंगल 8 5 17 की ट्रिपलेट पूछी गई थी, वहां से प्रश्न बना था। 2 प्रश्न वॉल्यूम के, त्रिभुज का 1, वृत्त का 1, बहुपद से शून्यक पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्री के 2 प्रश्न थे, है ना। प्रायिकता आ रही है, तो ये प्रायिकता थोड़ी सी आज थोड़ी कठिन आ गई थी, लेकिन ठीक ठाक ही पेपर आपका मैथ का भी आ रहा है। चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश देख लीजिए 3%। चलो इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में द फर्स्ट फ्लाइट से 3 क्वेश्चन आए थे। अभी भाई ने खुद ही बताया था कि वो सर आपने लेंचो वाली जो कहानी पढ़ाई थी, 2 प्रश्न उससे आए थे। बहुत अच्छे से लेंचो वाली कहानी आपको समझाइए, उसके नोट्स भी ग्रुप में दिए हैं। 3 प्रश्न और जो है आपका कंडीशनल सेंटेंस से 2 प्रश्न थे। और स्टोरी आई थी कौन सी, फायर एंड आइस,
इससे जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि ये फायर एंड आइस को गद्यांश बना करके आपको दिया गया था। 5 क्वेश्चन सीधे यहाँ से पूछ लिए थे। फायर एंड आइस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ए लेटर टू गॉड से 2 क्वेश्चन थे। भोली वाले जो पार्ट है उससे भी 1 क्वेश्चन थे, उसने शादी करने से मना कर दिया था, है ना, पूरी कहानी आपको बताई थी। 2 प्रश्न मॉडल से, फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट से जो फीट से 2 प्रश्न थे। इनफॉर्मल लेटर का 1 प्रश्न था। टेंस के 2 प्रश्न, स्टोरी राइटर और पोएम से भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा स्पीड में हो गया आज, ठीक है, क्योंकि बैटरी कम बची है मेरे भाई, ठीक है। कल से आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कल से चार्ज पे लगवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी आप अगर सामान्य अर्हता के नोट्स लेना चाहते हैं देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, ये पूरे नोट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह से पूरे नोट्स जो है बनाए गए हैं बढ़िया से, पूरे चैप्टर डायग्राम वायग्राम बनाकर बनाया गया है, ठीक है। और ये वो ग्रुप है जहाँ पर आपको ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा नोट्स लेने के बाद में इस ग्रुप में आपको शामिल कर देंगे। इसके अलावा आप ये हमारे नोट्स का पूरा डेमो देख सकते हैं। डेमो क्या, ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया था। पहले दिन से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट से मैथ वाला सीधा प्रश्न फंसा था, आप देख लीजिए, ठीक है ना। और ये इंग्लिश की पूरी जो है PDF है, 200 प्रश्न जो कराए हैं वहाँ से प्रश्न फंसे हैं। तो बस आप विश्वास करके लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो कॉपी करने वाले हैं उनसे भी कहना भैया रात को 8 बजे इसको कॉपी करके पढ़ा देना बच्चों को। और आप लोग भी जाकर कमेंट कर देना, जो लोग यहाँ पर हो, कि हाँ शुक्ला सर की कॉपी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। चलिए, बाकी नोट्स लेना हो तो ये पूरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में, और अगले टॉपिक लेकर के आएंगे। सोच रहे हैं माध्यमातिका बहुलक करवा दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।